इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसी रोमांचक कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो किसी एक राजा की नहीं बल्कि पूरी कई पीढ़ियों की गाथा है। ये कहानी है मेवाड़ राजवंश की और उनके 3 सबसे महान, सबसे लेजेंडरी शासकों की। एक ऐसी कहानी जहां बेखौफ बहादुरी है, कमाल की रणनीति है और सबसे बढ़कर कभी ना झुकने वाली आज़ादी की जिद है। अब एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है। अपने वक्त के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती देने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है? जरा सोचिए। जब भी कोई असीमित ताकत वाला साम्राज्य अपना विस्तार करता है, तो आसपास के राज्य या तो घुटने टेक देते हैं या पूरी तरह मिट जाते हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे राज्य पर बात करेंगे जिसने कहा, बिल्कुल नहीं। जब विनाशकारी और विशालकाय साम्राज्य अपनी पूरी ताकत के साथ उन पर टूट पड़े, तब भी उन्होंने सरेंडर करने से साफ इनकार कर दिया। तो आखिर इतने भारी दबाव के बीच कोई राज्य अपना वजूद कैसे बचाए रखता है? चलिए समझते हैं। इस बगावत या कहें प्रतिरोध के स्केल को समझना बहुत जरूरी है। इमेजिन कीजिए, 1.5 सदी यानी 150 से भी ज्यादा सालों तक मेवाड़ ने लगातार 3 विशाल विदेशी साम्राज्यों की लहरों का डटकर सामना किया। पहले दिल्ली सल्तनत का आक्रामक विस्तार, फिर बाबर की घातक सेनाओं से सीधा आमने सामने का टकराव और अंत में अकबर के विशाल मुगल साम्राज्य की समेकित ताकत का पुरजोर विरोध। जेनरेशन दर जेनरेशन ऐसे महाबली साम्राज्यों से अपनी आज़ादी को बचाए रखने की ये लड़ाई सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी गई थी, बल्कि ये एक अविश्वसनीय मानसिक मजबूती की भी मिसाल है। तो इस एक्सप्लेनर को हम मुख्य रूप से इन हिस्सों में बांटेंगे। पहला, कुंभा, विद्वान राजा। दूसरा, कुंभलगढ़ का दुर्ग। तीसरा, सांगा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। चौथा, प्रताप, अदम्य भावना। और अंत में हम बात करेंगे प्रतिरोध की इस महान विरासत पर। शुरुआत करते हैं हमारे पहले पिलर से, महाराणा कुंभा, एक विद्वान राजा। महाराणा कुंभा का जो शासनकाल है ना, वो सच में एक योद्धा और एक विद्वान के बीच का एक बेहद रेयर और परफेक्ट बैलेंस दिखाता है। एक तरफ उन्होंने मालवा पर सारंगपुर की विजय हासिल की और नागौर और गुजरात की सल्तनतों को युद्ध में बुरी तरह हराया ताकि अपने राज्य की सीमाएं सुरक्षित रहें। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने मेवाड़ की सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए 84 में से 32 विशाल किलों का निर्माण करवाया। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और सिर्फ युद्ध और किले ही नहीं, वो एक कमाल के विद्वान भी थे। संगीत राज जैसी मास्टरपीस किताबों की रचना की और कला को बढ़ावा देते हुए बेहद जटिल और सुंदर रणकपुर जैन मंदिरों का निर्माण भी करवाया। और उनकी वास्तुकला यानी आर्किटेक्चरल जीनियस का सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता सबूत है विजय स्तंभ। मालवा पर अपनी ऐतिहासिक जीत की याद में कुंभा ने इसे बनवाया था। जरा इमेजिन करके देखिए, 15वीं सदी का वो दौर और 120 फुट ऊंची 9 मंजिला इमारत खड़ी करना, यह अपने आप में कितनी बड़ी तकनीकी और कलात्मक चुनौती रही होगी, है ना? हिंदू देवी देवताओं की शानदार मूर्तियों से सजा यह स्तंभ सिर्फ एक विक्ट्री मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये उस युग की बेतहाशा समृद्धि और कुंभा के विजन का एकदम सॉलिड प्रमाण है। लेकिन बात सिर्फ स्मारकों की नहीं थी। कुंभा ने अपने राज्य के लिए जो अल्टीमेट डिफेंस शील्ड बनाई, वो हमें ले जाती है हमारे दूसरे हिस्से पर, कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ सिर्फ एक किला नहीं है, ये अरावली की सबसे दुर्गम और ऊंची चोटियों पर बना एक विशाल मास्टरमाइंड रक्षा तंत्र है। इसकी कई मील लंबी बाहरी दीवार इतनी चौड़ी और मजबूत है कि उस समय की किसी भी सेना के लिए इसे भेदना लिटरली एक बुरा सपना था। और इसके ठीक अंदर मौजूद है एक और भी ज्यादा सुरक्षित ऊंचा गढ़, जिसे कटारगढ़ कहते हैं। अपनी इस गजब की ज्योग्राफिकल लोकेशन और अभेद्य डिजाइन की वजह से कुंभलगढ़ को नॉर्मल तरीकों से जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। और यही वजह है कि जब भी मेवाड़ पर कोई बड़ा संकट आता, तो ये शाही परिवार की सबसे सुरक्षित और आखिरी शरणस्थली बन जाता था। अब कहानी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने तीसरे हिस्से की, सांगा, सर्वश्रेष्ठ योद्धा। महाराणा सांगा के शासनकाल तक आते आते ना, मेवाड़ की प्राथमिकताएं पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब बात सिर्फ अभेद्य किले बनाने की नहीं थी, बल्कि बड़े और अपना वजूद बचाने वाले युद्ध लड़ने की थी। सांगा एक ऐसे सुप्रीम मिलिट्री कमांडर थे जिन्होंने अपनी गजब की इच्छा शक्ति से उत्तर भारत के अलग अलग और बिखरे हुए गुटों को एक साथ ला खड़ा किया। कहा जाता है कि उन्होंने कई युद्धों में अपनी एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक खो दिया था। फिर भी उनका खौफ ऐसा था कि दिल्ली, मालवा और गुजरात की सल्तनतें उनके सामने टिक नहीं पाई। मुगलों के आने से ठीक पहले सांगा ने उत्तरी भारत का सबसे विशाल और ताकतवर गठबंधन तैयार कर लिया था।
लेकिन फिर आता है साल 1527, खांडवा का युद्ध। ये युद्ध दो पूरी तरह से अलग युगों का आमना सामना था। एक तरफ थी महाराणा सांगा की सेना, जो पूरी तरह अपनी पारंपरिक घुड़सवार सेना, भारी संख्या बल और आमने सामने की बहादुरी पर टिके थी। और दूसरी तरफ था बाबर, जिसने भारत में पहली बार क्रांतिकारी और गेम चेंजिंग तोपखाने का इस्तेमाल किया। साथ ही बाबर ने तुलुगमा नाम की एक बहुत ही घातक रणनीति लगाई, जिसमें उसकी सेना ने दोनों तरफ से तेजी से आगे बढ़कर राजपूत सेना को घेर लिया। सीधे शब्दों में कहें तो ये बेजोड़ पारंपरिक बहादुरी और मॉडर्न मिलिट्री टेक्नोलॉजी के बीच की एक बहुत ही भयानक टक्कर थी। इतिहास के पन्ने इस बात को बहुत ही साफ साफ बताते हैं कि कैसे बाबर की गरजती तोपों और बेहद अनुशासित तीरंदाजों के सामने राजपूत घुड़सवारों को कितना भारी और अप्रत्याशित नुकसान उठाना पड़ा। खानवा का युद्ध सिर्फ एक हार नहीं थी, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, जिसने मुगल साम्राज्य की जड़ों को यहां गहराई से जमा दिया। इस भारी झटके ने मेवाड़ को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आगे चलकर युद्ध लड़ने का उनका तरीका पूरी तरह से बदलना होगा। और यहीं से हमारी इस गाथा का क्लाइमैक्स शुरू होता है। सेक्शन 4, प्रताप, अदम्य भावना। अब जरा इस सफर को देखिए, ये कितना तेज और थका देने वाला संघर्ष था। 1572 में जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ, तब राज्य एक बहुत गहरे क्राइसिस से गुजर रहा था। और इसके बस कुछ ही साल बाद 1576 में उन्हें अकबर की विशाल सेनाओं के खिलाफ हल्दी घाटी के उस भयंकर युद्ध का सामना करना पड़ा। लेकिन प्रताप हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। ये कोई एक दिन की लड़ाई नहीं थी, ये एक लंबा संघर्ष था। 1585 में उन्होंने दूरस्थ चावंड में अपनी नई राजधानी बनाई और लगातार बिना रुके संघर्ष करते हुए 1597 में अपने निधन से पहले उन्होंने अपने अधिकतर खोए हुए क्षेत्रों को वापस हासिल कर ही लिया। तो सबसे अहम बात यहाँ ये है कि प्रताप को ये अच्छी तरह समझ आ गया था कि अकबर की इतनी विशाल और मॉडर्न सेना के खिलाफ आमने सामने का पारंपरिक युद्ध जीतना अब मुमकिन नहीं है। इसीलिए उन्होंने एक गजब का डिसीजन लिया। उन्होंने छापामार युद्ध प्रणाली यानी गुरिल्ला वॉरफेयर को अपनाया। इसमें अरावली की ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों और स्थानीय भील जनजातियों के जबरदस्त सपोर्ट का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने मुगलों की सप्लाई लाइंस काट दी, अचानक घात लगाकर हमले किए और जंगलों में छिप गए। इस लगातार और अनप्रेडिक्टेबल वॉरफेयर ने एक बहुत बड़ी आक्रमणकारी सेना को पूरी तरह से थका कर रख दिया। चलिए अब अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सारी कहानियां आपस में कैसे जुड़ती हैं। प्रतिरोध की विरासत। उस दौर के मशहूर कवि दुर्सा आढ़ा की ये पंक्तियां सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। उन्होंने कहा था, उन्होंने कभी अपने घोड़ों को दागा नहीं, कभी सिर नहीं झुकाया। स्वतंत्रता के सूर्य महाराणा प्रताप ने सबको अवाक छोड़ दिया। जरा सोचिए, ये कविता एक ऐसे शासक की अटूट स्पिरिट को कैप्चर करती है जिसने शाही दरबार की विलासिता और गुलामी को छोड़कर आजीवन जंगलों की धूल, कठिनाई और संघर्ष को चुना। बिना झुके अपने स्वाभिमान की रक्षा करना ही इतिहास में उनकी सबसे बड़ी और अमर जीत बन गया। तो जैसे जैसे हम इस एक्सप्लेनर के अंत तक पहुंचते हैं, हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है। इतिहास में किसके प्रतिरोध की विरासत सबसे जोर से गूंजती है? क्या वो भव्य किलों के निर्माता कुंभा थे, या विशाल सेनाओं का नेतृत्व करने वाले वीर सांगा, या फिर अदम्य विद्रोही प्रताप? अपनी सभ्यता और पहचान को बचाने के लिए आखिर बगावत का कौन सा तरीका सबसे गहरी छाप छोड़ता है? इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस दिलचस्प सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बस ऐसे ही गहराई से सोचते रहिए और हमेशा सीखते रहिए।